Now, can I say I started off with the chapter of accounting framework कि जहां पर हमने in our 11th standard what we have already learned कि we discussed with some broad concepts. अच्छा, in my lecture how many concepts were discussed? Who can tell me how many concepts were discussed in my video lecture? जिन्होंने देखा था वो बोल रहे हैं ना, कितने कितने concept हमने discuss करे? बहुत बड़े बड़े, जिनका वीडियो ऑन है उन्होंने ऐसे 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 कर करके ऐसे 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 करके बता दिया कि यस यस सर, 3 concepts were discussed, 3 concepts were discussed, that's absolutely correct. But let's revise first those 3 concepts. आप अपना पैम्पलेट ओपन रखिए, वो 3 कंसेप्ट पहले रिवाइज करते हैं, फिर आज के थोड़े नए कंसेप्ट हम सीखते हैं. ओके, now in that the first concept was separate entity, separate identity concept. अच्छा, जिन्होंने लेक्चर देखा है गिव मी थम्स अप. कितनों को वो समझ में आया कंसेप्ट? जिन लोगों ने लेक्चर देखा है गिव मी थम्स अप कि वो कंसेप्ट के बारे में क्या बोल रहे थे. रचना अनम्यूट बेटा. रचना. Yes, sir. यस रचना. Yes, sir. Separate entity means business and owner दोनों अलग है. बिजनेस एंड दोनों, बिजनेस एंड ओनर की आइडेंटिटी अलग अलग है. हाँ, मतलब दोनों अलग है. सो हाँ. बिजनेस में रखेंगे, मतलब ओनर जो कैपिटल लाया है वो भी हम लायबिलिटी में मेंशन करेंगे. ओके, और ये करने का रीजन क्या था? ये दोनों को अलग अलग करने का रीजन क्या था? सर, हमको बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस का रिजल्ट प्रॉपर मिलेगा, दैट्स व्हाई. बराबर है. ओके ओके, और कोई अच्छी तरह से, और कोई अच्छी तरह से. Who else can explain कि भाई सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का क्या पर्पस था, क्या लॉजिक था? कम ऑन, who else? हाँ खुशबू, अनम्यूट खुशबू. वो दोनों सेपरेट आइडेंटिटी है बिकॉज हम लोग को उससे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन वो सब पता चलेगा. अगर हम लोग दोनों को मिक्स कर देंगे तो वो हमको मतलब गुचा गुच हो जाएगा. क्या हो जाएगा? बेटा उसने कौन सा शब्द वापरा है वो पता ही नहीं चला है, कौन सा शब्द यूज किया है मेरे को पता ही नहीं चला. कंफ्यूजन हो जाएगा. कंफ्यूजन हो जाएगा. ओके ओके बेटा, उसमें ये कंसेप्ट में हमने सीखा क्या कि ओनर का एक अलग आइडेंटिटी है, बिजनेस का एक अलग आइडेंटिटी है, और हमें अकाउंट्स में बिजनेस को ध्यान में रख के सारी एंट्रीज पास करनी है. इसलिए हमने बिजनेस को एक अलग आइडेंटिटी माना है. इसलिए ओनर भले बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है लेकिन ओनर अलग है, बिजनेस अलग है. हमने दोनों के ट्रांजैक्शन को मिक्स इसलिए नहीं किया कि अगर वो हम करेंगे तो बिजनेस का क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो पता नहीं चलेगी. इसलिए हमने बिजनेस को सेपरेट रखा है एंड ओनर का आइडेंटिटी सेपरेट रखा है. इसीलिए जब ओनर भी बिजनेस में पैसा लेके आता है तो देखो वो क्रेडिटर माना जाता है, वो हम लायबिलिटी में बताते हैं कि हमको वो पैसा ओनर को वापस देना ही पड़ेगा. वी हैव टू गिव बैक द पैसा टू द ओनर, बिकॉज दोनों की आइडेंटिटी कैसी है? सेपरेट सेपरेट आइडेंटिटी है. सेकंड क्या है बेटा कंसेप्ट? सेकंड कंसेप्ट कौन सा था बेटा? हु विल टेल मी व्हाट व्हिच वाज द सेकंड कंसेप्ट? अरे तुमने लेक्चर ना देखा बेटा, तुमने लेक्चर देखा ना है. यस हेली, सेकंड कंसेप्ट बेटा. Good morning, sir. मॉर्निंग. Sir, it's going concern concept. वेरी गुड. या इट्स अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. उसमें क्या था बेटा हेली? Sir, उसमें बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहिए. चलना चाहिए नहीं, चलाना पड़ेगा. पड़ेगा. It's compulsory to run it for a long term period. मुझे अगर नहीं चलाना है तो भी कंपलसरी है, चलाना ही पड़ेगा. Yes, it's compulsory, sir. क्योंकि हम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं स्टार्ट कर सकते. ऐसा किसने तो फिर कहा है? उसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा. नहीं नहीं नहीं, तुमने तो कहा बेटा कंपलसरी नहीं, कंपलसरी चलाना ही पड़ेगा. मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कंपलसरी पढ़ना है, तुम पढ़ते हो क्या बेटा? तो पढ़ा ना सर, इसलिए तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया.
लेकिन मैं वही तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ एली। मैं अगर बोलता हूँ कि पढ़ना है कंपलसरी है, लेकिन कोई नहीं करता है, तो कंपलसरी तो नहीं है, तो है क्या? जरा और अच्छी तरह से समझाएंगे? कौन है और अच्छी तरह से समझाने वाले? हाँ सर, ऐसा ऐसा लग रहा है कि जीवन में फर्स्ट टाइम तो कंसेप्ट देखे हैं। रुमाना अनम्यूट, रुमाना। Good morning, sir. मॉर्निंग। Sir, it is assumed that business will run for a long period of time. यस, इट इज अज्यूम्ड। हम ऐसा अजम्पशन करते हैं कि भाई हमने अगर कोई भी बिजनेस शुरू किया तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि वो बिजनेस चलेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज अवर इंटेंशन इज कि भाई हमने अगर कोई बिजनेस शुरू किया तो वो बरसों बरस चलना चाहिए। लेकिन अगर नुकसान होते जा रहा है तो कंपलसरी तो नहीं है, कंपलसरी ना तारे तो चला उस पर ना પેલા આપણે પેલું આમ લાકડી લઈને પેલા આમ મારીએ ને કે ના બેસ ચલ બેસ કરવું જ પડશે, એવું નહીં ભાઈ, આમાં એવું નથી। આપણે એવો અઝમ્પશન લઈએ છીએ, વી આર અઝ્યુમિંગ કે बिजनेस चलेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिजनेस विल रन। आगे रुमाना, आगे क्या है उसमें बेटा, आगे आगे। Sir, means whether if it is a partnership firm, then if it is a company, then if their manager or any other person retires, then also the business will continue. क्या क्या बोल रहे रुमाना, क्या बोल रहे, समझ में नहीं आया। Sir, means for example, if a manager or any person retires from the company will not depend on that person. The company will still continue. तो गोइंग कंसर्न में ऐसा कहाँ है यार, गोइंग कंसर्न में ऐसा किधर है? Sir, you told one statement that it does not depend, the business will go on. बेटा वो तुमने बेटा ये इधर इधर ऐसा मिक्स मैच कर दिया है, मिक्स मैच कर दिया है। वो तो थर्ड कंसेप्ट में ऐसा बोला था, मैंने ऐसा थर्ड Sir, you also कंसेप्ट में बोला calculate था। depreciation. बेटा गोइंग कंसर्न का For अजम्पशन example, है, अगर समझो समझो, गोइंग कंसर्न का अगर हमारा अजम्पशन है, मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस चलेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत बड़ा वर्षों સુધી ચાલશે। એટલે आई टोल्ड कि हम वो ट्रायल बैलेंस में वो रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर का बाइफरकेशन करते हैं, इसलिए रेवेन्यू वाला पीएनएल में जाएगा, कैपिटल वाला असेट में जाएगा, बिकॉज असेट हम यूज करेंगे इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और फिर उस असेट पे हम डेप्रिसिएशन देंगे। गोइंग कंसर्न कि हमें उस असेट को यूज करना है, इसलिए विल बी प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन दैट असेट। फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम असेट में बताएंगे बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न, कि हमने खर्चा अभी तो कर दिया लेकिन उसका बेनिफिट विल एक्सपायर इन कमिंग ईयर्स। सो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट अजम्पशन कि माय बिजनेस विल आल्सो रन इन द कमिंग ईयर्स। तो गोइंग कंसर्न क्या बोलता है कि बिजनेस चलेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज अज्यूम्ड, इट इज अज्यूम्ड। शाबाश बेटा। थर्ड कंसेप्ट कौन सा था? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। द लास्ट कंसेप्ट विच वी डिड इन द वीडियो लेक्चर वाज मनी मेजरमेंट। अच्छा ये कौन बताएगा मनी मेजरमेंट? शाबाश। लेक्चर देखने वालों की संख्या कितनी है वो समझ में आ रही है हमको, लेक्चर देखने वालों की संख्या समझ में आ रही है मुझे। कृतिका अनम्यूट बेटा, कृतिका। Sir, good morning. मॉर्निंग। Sir, in money measurement concept, all the transaction should be recorded only in terms of money. That means all the transaction which cannot be expressed in terms of money, that transaction we ignore or we do not record in the books of our accounts. Only वेरी economic गुड, transaction can be recorded. Non-economic transaction cannot be recorded. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। whenever I am asking कि who will explain me this concept, बेटा luckily what happening is कि खाली लड़कियों के ही थम्स अप आ रहे हैं, बाकी सारे अपने जो जवान हैं उत्तरायण की तैयारी शुरू कर दी है, उन लोगों ने उत्तरायण की तैयारी शुरू कर दी है। ये एक फेस्टिवल तो हम मनाएंगे सर, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मनाते हैं ये फेस्टिवल। तो हमने बेटा नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है, ढाबे चढ़ जाइए जी आपड़े। बेटा लेक्चर देखते ही नहीं हो तुम लोग, बॉयज का तो किसी का थम्स अप नहीं आ रहा है, सबने ऑलमोस्ट ओनली गर्ल्स आर रेजिंग देयर हैंड। दैट्स गुड बेटा, इट्स ओके, दैट्स गुड। कृतिका ने जो कहा बेटा सुना आप लोगों ने कि the transactions which are measured in monetary terms,
the transactions which are measured in monetary terms are only recorded in our business. जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते. अच्छा कृतिका, मैंने गाना कौन सा गाया था, जरा वो भी गा दो. सर अभी वो तो याद नहीं है. ए, हाँ, वो पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है. हाँ बेटा, तुम सब ऐसे ही हो, पैसे पैसे करते हो, पैसे पे क्यों मरते हो. तो बिजनेस का यही है बेटा, वो पैसे पे ही मरता है. अगर कोई ट्रांजैक्शन को मॉनिटरी टर्म्स में नहीं मेजर हुआ तो वो रिकॉर्ड नहीं होता है. उसमें हमने एग्जांपल दिया था लॉस ऑफ अ की पर्सनल. उसकी डेथ हो गई, अगर किसी की पर्सनल की डेथ हो गई तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं. अगर हमारा कोई प्रोडक्टिव वर्कर हमको छोड़ के चला गया तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं. फिर मैंने यूविल का एग्जांपल दिया था बेटा. मान लो अगर मैं यूविल की बैलेंस शीट बनाऊं, यूविल की क्या बनाए हम बेटा, कुछ तो बोल दो यार. यूविल का क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे. बैलेंस शीट तो कहना से उसके असेट साइड में विजय सर आएंगे, उसके असेट साइड में सुकेतु सर आएंगे, उसके असेट साइड में सागर सर आएंगे, अभिषेक सर आएंगे. फिर और कौन आएगा, और सारे सर तुम ले लो जो असेट में आने वाले हैं, सारे सर असेट में आएंगे. यस, अमित सर भी असेट में आएंगे. तो यूविल की अगर बैलेंस शीट बना रहे तो ये सारे सर असेट पे है और एक ही लायबिलिटी में है बेटा, एक ही सर लायबिलिटी में है बेटा. बैलेंस शीट टैली भी तो करनी है ना, तो मेरे को लायबिलिटी में जाना पड़ेगा, तो ही जाके बैलेंस शीट टैली होगी. आई हैव टू गो ऑन टू द लायबिलिटी साइड, क्योंकि वो सारे सर बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं. अपना तो चलता रहता है बेटा, कामकाज खाली होता रहता है, और इसलिए तुम चलो देखो लेक्चर भी नहीं देखते हो तुम मेरे. Are you getting it? So I am there on the liability side, they are on the asset side, but do we record like that? क्या हम इस तरह से बैलेंस शीट में इन सबको असेट में बता सकते हैं? अब देखो यूविल के लिए डेफिनेटली वो असेट है, क्योंकि इतना सारा बिजनेस का मैनेजमेंट देख रहे हैं. दे आर द की पर्सनल, बट आई एम नॉट एबल टू शो देम ऑन द बैलेंस शीट बिकॉज उनका जो कंट्रीब्यूशन है यूविल में वो हम मॉनिटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं. मॉनिटरी टर्म्स में उनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं. मेरी जो लायबिलिटी है, मेरा जो है, वो भी मॉनिटरी टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता है. इसीलिए तुम मेरे को भी लायबिलिटी में नहीं बता सकते हो. है भले लायबिलिटी, लेकिन बता नहीं सकते हो. आर यू गेटिंग इट? अब बेटा आई एम शेयरिंग द नेक्स्ट कंसेप्ट कि जो हमें करना है. आई एम शेयरिंग द नेक्स्ट कंसेप्ट विद यू. तो जरा पैम्पलेट भी अपने खुले रखो और नोटबुक भी रखो, क्योंकि कुछ चीजें तुम्हें लिखनी भी पड़ेंगी. few items you are even supposed to write it down, तो वो लिखना भी तुमको पड़ेगा. तो वो बेटा तैयार रख लो, नोटबुक भी तैयार रख लो, पेन पेंसिल पैम्पलेट भी तैयार रख लेंगे अपने. चलो शाबाश शाबाश. बेटा जो नेक्स्ट है अपना, अगर हम देखेंगे द नेक्स्ट कंसेप्ट इज, इट इज अकाउंटिंग पीरियड या तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट. बेटा इट इज अकाउंटिंग पीरियड या तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट. ना पहले जो मैंने की पॉइंट्स या हाइलाइटिंग पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ अभी पहले मैं पढ़ ले रहा हूं, फिर मैं वो आपको डिस्कस करके बताता हूं. Now the indefinite life of the business is divided into equal interval of time. Now they are called accounting periods. Now accounting periods can range from 3 months to 18 months. ये अपने पैम्पलेट में हमको दिया हुआ है, because कोई नया बिजनेस अगर हमने शुरू किया हुआ है तो मेरा अकाउंटिंग पीरियड कैन बी लेस देन 12 months. However, we keep in mind that the accounting period should be, बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लो अपनी बुक में. It should be neither too short nor too long. ये लिखो. अब देखो अगर कोई नया बिजनेस अगर हमने शुरू किया है तो ये समझो कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने से कम हो सकता है. लेकिन जब भी हम ये अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड कर रहे हैं तो ये 3 चीजों को ध्यान में रखना है. It should be neither too short or too long. It should cover all the seasons. बेटा अपने इंडिया की जितनी भी सीजन्स है वो सारी कवर हो जानी चाहिए. समर्स, रेनी सीजन, विंटर, एंड एज पर द वेरियस लॉज. अब देखो अपने हर एक बिजनेस को अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि अपने इंडिया में कितने सारे बिजनेसेस रन हो रहे हैं.
सो अगर हर एक बिजनेस का अगर अलग 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 वो लोग अकाउंटिंग पीरियड लेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्सेशन कलेक्ट करने के लिए बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि दे विल कीप द पीरियड फॉर 12 मंथ्स ऑलवेज। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से दे विल बी कीपिंग दैट पीरियड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। एंड वो 12 मंथ्स लिख लो बेटा, स्टार्टिंग कब होता है? When does it begin? On 1st of April every year. 1st of April every year to 31st March of next year. अपना जो फाइनेंशियल ईयर है, अब बेटा ये अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट आया कहां से समझो बेटा। मेरे हिसाब से है ना, ये सारे कंसेप्ट प्रैक्टिकल लाइफ से उठाए हुए हैं। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से सारे ये अकाउंटिंग के कंसेप्ट उठाए हुए हैं। जैसे देखो, हम अपनी हेल्थ, अगर किसी पर्सन की हेल्थ के बारे में अगर उसको ध्यान रखना है तो क्या ना से पीरियोडिकली वो अपना हेल्थ चेकअप करवाता रहता है। આપણે આપણા બોડીનું બ્લડ રિપોર્ટ ને બધું આપણે કરાવતા રહીએ। यू आर तो राइट नाउ यंग्स, तो यू डोंट रिक्वायर दैट। लेकिन अगर तुम मेरी एज पर आ जाओगे, जब तुम बुढ़े हो जाओगे, तब क्या ना से ये करवाना बहुत जरूरी है। हमको हमारा ये ब्लड रिपोर्ट कराने का सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये एक रिपोर्ट है जो हम अगर करवाएंगे तो हमको पता चलेगा कि अपने बेटा पर्सनल हेल्थ कैसी है। उसी तरह से बिजनेस में भी गवर्नमेंट ने जो ये अपनी इनडेफिनेट लाइफ है, बिजनेस में गोइंग कंसर्न में कैसा है देखो, इनडेफिनेट लाइफ है। उस इनडेफिनेट लाइफ को हमने कट कर दिया, 12-12 महीनों में हमने उसको कट कर दिया। और गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि तुम भी बेटा अपने बिजनेस का हर एक पीरियड का ये हेल्थ चेकअप करवाओ। अब हेल्थ चेकअप का मतलब क्या कि तुम अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, अपने बिजनेस का बैलेंस शीट बनाओ, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बिजनेस की हेल्थ कैसी है, तुम्हारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट हमको ये बोलती है कि हमारी जो बिजनेस की इनडेफिनेट लाइफ है उसको हम पहले कट कर देंगे 12-12 महीनों में। और वो 12 महीने कौन से होंगे? 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन इन 12 महीनों में करने का क्या? इन 12 महीनों में हमको अपने बिजनेस का हेल्थ चेकअप करना है। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट में हमको ये बिजनेस का हेल्थ चेकअप करना है कि जहां पर हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बना के ये देखेंगे कि अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? कोई एक नया बिजनेस शुरू हुआ तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू, इफ वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद अ न्यू बिजनेस, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई उसमें the period can be less than 12 months. If we have started off with a new business, that the period can be of less than 12 months. जैसे अगर मैंने सितंबर में बिजनेस शुरू किया तो मैं अपना अकाउंटिंग ईयर सितंबर टू मार्च सिर्फ 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करूंगा। ओके, तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट में ये था। तुमने वो 3 पॉइंट लिख लिए? तुमने बेटा 3 पॉइंट लिख लिए। कौन कौन से 3 पॉइंट को ध्यान में रखने का वो तुमने लिखे कि आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन। But I'm giving you chance to unmute yourself. Do you want me to share the screen again to write, make you write those 3 points that you already written? Yes, sir. हाँ बेटा लिख लो चलो लिख लो फटाफट। It should be neither too short, too long. It should cover all the seasons. It should be neither too short or too long. It should cover all the seasons. And as per the things, कि भाई सारे 12 महीने हमें कवर करने हैं, all 12 months. Are you getting it? Are you getting it? But let's go to the next concept, cost concept. या तो historical cost, ये भी उसका नाम है cost concept या तो historical cost concept। बेटा ये बहुत ही छोटा concept है और बहुत easy concept है।
ये एकदम छोटा कंसेप्ट है और इजी कंसेप्ट है। क्या लिख रहा है देखो, all assets are recorded in the books at the price paid for it. It is called historical cost concept, and this cost concept will become the basis for all other accounting treatments like depreciation. Cost concept very easy. Now ये हमने एकदम सिंप्लीफाइड वे में लिख लिया है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, समझा रहा हूं मैं आपको। कॉस्ट कंसेप्ट में क्या होता है कि भाई हमने अगर बिजनेस में कोई असेट बाय किया, if we have bought any asset in the business, say for example मैंने मशीनरी बाय किया, वो मशीनरी से 1 लाख रुपए का है, फिर हमने उस मशीनरी पे कुछ एक्सपेंस किए, इंस्टॉलेशन का खर्चा किया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया, तो बेटा आपको ये पता है कि ये सारे अगर हमने एक्सपेंस किए मशीनरी पर, तो ये सारे एक्सपेंस मशीनरी के कॉस्ट प्राइस में हमको ऐड कर देने के। सो और अगर 20,000 का एक्सपेंस हुआ तो वो 20,000 हम मशीनरी के कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे, एंड 1,20,000 हम बता देंगे ऑन द असेट साइड। मशीनरी हम 1,20,000 बता देंगे, दैट इज द कॉस्ट, एंड दैट बिकम्स माय हिस्टोरिकल कॉस्ट के उसी कॉस्ट पर मशीनरी को बैलेंस शीट में बताने का। અને પછી એના પર આપણે डेप्रिसिएशन एवरी ईयर हम देते जाएंगे, डेप्रिसिएशन हम एवरी ईयर देते जाएंगे। द सेम लॉजिक इज इवन एप्लीकेबल फॉर लायबिलिटी, कि लायबिलिटी भी हम कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से ही रिकॉर्ड करते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हमने बैंक से लोन लिया है 10 लाख रुपीस का, हमने बैंक से अगर लोन लिया है 10 लाख रुपीस का, तो मैं लायबिलिटी में उसी कॉस्ट पर मैं लायबिलिटी साइड में उसको बताऊंगा, आई विल बी शोइंग द लोन ऑन द लायबिलिटी साइड विथ रुपीस 10 लाख। फिर उस पर जो इंटरेस्ट देना है वो पीएनएल में हम दिखाते हैं। अगर कुछ आउटस्टैंडिंग बच गया है तो वो हम बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में अलग से उसको बताएंगे। तो हमारा कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि भाई जब भी तुम कोई असेट अक्वायर करो या तुम्हारी कोई लायबिलिटी का ऑब्लिगेशन तुम्हारे माथे पे तुम अगर ले रहे हो, तो वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही। आर यू गेटिंग इट? तो जो कॉस्ट पे हमने उनको बाय किया, उस कॉस्ट पे हमें उसको बताना पड़ेगा, राइट? अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आना चाहिए, कुछ आ रहा है ऐसा डाउट? अगर मैं तुमसे अभी ये कॉस्ट की बात कर रहा हूं तो तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट आ रहा है कि मैं ही डाउट पैदा करूं? सर मेरे डाउट ही नहीं आता है, मेरा ब्रेन इतना स्ट्रांग है कि एक ही बार में सब कुछ मुझे समझ में आ जाता है। There's no doubt. But what doubt am I expecting from you? Can anybody tell me what doubt? You should have some doubt. Yes, Anish, unmute beta. हेलो सर। Yes, Anish. हाँ सर, शायद वो बैलेंस शीट में हम एडजस्टमेंट में कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस का करते थे। वो तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक के लिए होता है। हाँ पर सर उसमें कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस ही। उस क्लोजिंग स्टॉक तो बेटा हम वो देखते ही नहीं है। जब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट की बात हो रही है तब ये हम फिक्स्ड असेट्स की बात करते हैं, फिक्स्ड असेट्स की बात करते हैं, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की हम बातें कर रहे हैं, करंट असेट्स की बातें ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ओके ओके। अभी डाउट क्या आना चाहिए? डाउट बोल नहीं यार, डाउट तो बोल। सर ये क्योंकि सर क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग ऐसा करते हैं कि जो भी लेस हो वो रिकॉर्ड तो करते बेटा हैं। प्रिंसिपल के हिसाब से वो हमें आगे पढ़ना है, प्रूडेंस, वो कंसेप्ट अलग से आएगा। प्रूडेंस वो प्रूडेंस फ्यूचर, कंसेप्ट है। हाँ वो फ्यूचर लॉस रिकॉर्ड करना होता है, फ्यूचर हाँ, गुड तो नहीं। ये इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। पांड्या 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 पांड्या। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर शायद ये होगा कि अगर हम कोई असेट को अक्वायर करने के लिए जो कॉस्ट कर रहे हैं वो कॉस्ट हम ऐड कर रहे हैं असेट में, वेरेस ये जो लायबिलिटी का जो इंटरेस्ट है वो हम पीएनएल में डाल रहे हैं, वो ऐड नहीं कर रहे हैं लायबिलिटी में। तो वो तो बेटा एक्सपेंस तो वो एवरी ईयर का है ना, जो हम इंटरेस्ट भरेंगे वो तो एवरी ईयर का एक्सपेंस है, तो वो तो हम पीएनएल में ही बताएंगे, वो तो ऐड हो ही नहीं सकता है। सर वो फॉर एग्जांपल मशीनरी परचेस की उस बेटा जो हमने मशीनरी परचेस की, जो इंस्टॉलेशन का खर्चा किया, ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज अ वन टाइम एक्सपेंस and that is why it has added to the cost of the asset, whereas the interest when you borrow a loan you have to pay interest every year beta, it's recurring.
So that is why it's a revenue expense. ओके सर ओके हाँ, सो बेटा मैं ही डाउट पैदा कर ले रहा हूँ। मान लो अगर तुमने लैंड बाय किया, यू हैव परचेस्ड अ लैंड ऑफ 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज में तुमने एक विलेज एरिया में, विलेज जो अभी डेवलप नहीं हुआ है, अंडर डेवलप्ड है विलेज, वहां पर तुमने बेटा 1 लाख रुपए की पूरी तुमने जमीन लैंड बाय कर ली है। अब मुझे ये बताओ, कभी लैंड पे डेप्रिसिएशन आता है क्या? अकाउंट्स तुम सीखते हो, लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन आया है? कौन बताएगा ये मेरे को, लैंड पे डेप्रिसिएशन आता है कि नहीं? जय मेहता, जय अनम्यूट बेटा, जय। यस सर, आता है। लैंड पे डेप्रिसिएशन आता है। अच्छा, कितने जन है बेटा, थम्स अप दे दो, मुझे थम्स अप दे दो। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि लैंड पर डेप्रिसिएशन आवे? कम ऑन, शाबाश शाबाश। यस जैनिश, डू यू वांट टू से समथिंग बेटा? जैनिश अनम्यूट। नो सर। क्या क्या कह रहे हैं आप बेटा? सर वो आपने कहा ना रेज एंड करे, इसलिए रेज एंड किया। अच्छा आपने इसलिए रेज एंड किया, मतलब आप भी बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन आएगा? हाँ सर। बढ़िया है बेटा, जबरदस्त हो तुम सब बेटा, जबरदस्त हो बेटा। लैंड पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं आता है। लैंड पर कभी डेप्रिसिएशन नहीं आता है। अगर लैंड पर कोई बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग, हमने ऐसा बैलेंस शीट में देखा होगा, लैंड एंड बिल्डिंग, तो वो बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन आता है, जमीन पर कभी डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। अगर वो बिल्डिंग खराब हो गया, बिल्डिंग अगर पुराना हो गया, तो वो बिल्डिंग को हटा के हम उस जमीन पे नया बिल्डिंग बना सकते हैं। तो जमीन पर, लैंड पर क्या रे डेप्रिसिएशन ना आवे? सर अकाउंट्स के 2 साल के बाद ही आज पता चला, अकाउंट्स के ये 2 साल के बाद पहली बार पता चला कि हारू जमीन पर तो घसारो आवतो ज नहीं, जमीन पर घसारो डेप्रिसिएशन आवतो ज नहीं बेटा, તમારા મગજ પર ઘસારા આવી રહ્યા છે। सो बेटा आ याद रहसे, मशीन पर बिल्डिंग पर उन पर आएगा, लैंड पे कभी नहीं आएगा। जबकि मेरे को यशराज ने बेटा मैसेज किया कि सर लैंड पर तो एप्रिसिएशन आता है। यशराज अनम्यूट बेटा, यशराज अनम्यूट बेटा किधर चले गए यशराज? यस सर। हाँ बेटा, तुमने मेरे को मैसेज किया कि सर लैंड पर तो अप्रिसिएशन आता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? अप्रिसिएशन बोले तो जनता को जरा ज्ञान दो, व्हाट इज अप्रिसिएशन? मतलब सर अभी फिलहाल मतलब करंट फेस पे अभी लैंड की प्राइस बढ़ ही रही है, उसका डेप्रिसिएशन हो ही नहीं रहा है ना। वेरी गुड बेटा, कैन आई से लैंड की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जमीन की वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होती है, इट ऑलवेज इंक्रीजेस। तो अब मेरा हिस्टोरिकल कॉस्ट हमें क्या बोलता है, जरा समझो। हिस्टोरिकल कॉस्ट हमें क्या बोलता है कि जमीन को 1 लाख रुपए में ही बताने की, बिकॉज यू बॉट इट एट 1 लाख, लेकिन 5 साल के बाद जमीन की वैल्यू 10 लाख रुपया हो गई है। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट का ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि वो हमें ऐसा ही बोलता है कि जमीन, हमने जो लैंड जिस प्राइस पर बाय करी, बैलेंस शीट में हमें उसी प्राइस पर बताने का। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है कि भाई लैंड अगर बाय किया है तो आफ्टर 5 years द वैल्यू ऑफ द लैंड गोज अप, बढ़ जाती है। तो उसका बेटा रास्ता क्या निकालने का, उसका तोड़ क्या है? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट? कि हमने लिमिटेशन में क्या देखा कि अगर कोई असेट अप्रिशिएट होता है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट ना बोलता है कि नहीं आओ नहीं करवानू, मैं तमने શું કીધેલું, रिकॉर्ड करो ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो हम क्या करते हैं बेटा, तुमने 12th स्टैंडर्ड में सीखा था रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हम पार्टनर को एडमिट करते थे, रिटायर करते थे, पता है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम यूज करते थे कि नया पार्टनर अगर कोई असेट लेके आया, फर्नीचर लेके आया, तो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ जाती थी, और फिर हम वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड बताते थे अकाउंट के।
बेटा माँ कसम किसी को याद नहीं आ रहा है यार, बोलो ना, ऐसा करते थे कि नहीं करते थे? तो यहां पर भी हम सिमिलरली वी विल आल्सो राइट नाउ विल मेक अ रीवैल्यूएशन अकाउंट के रीवैल्यूएशन, ये लैंड की वैल्यू रीवैल्यू हो रही है और हमको ये तभी करने का जब हम एकदम श्योर हैं कि अब 1 लाख से वैल्यू 10 लाख हो गई, अब इससे नीचे कभी नहीं आएगी, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट खोलेंगे और जितना भी वैल्यू बढ़ी वो सारा पैसा हम रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे। अने ऐसा तभी करने का व्हेन यू आर श्योर कि अब जमीन की वैल्यू जो 1 लाख थी अब 10 लाख हो गया, अब उससे नीचे नहीं आएगी, दैट टाइम यू हैव टू गो फॉर दिस रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट का लिमिटेशन था कि सबको कॉस्ट पर बताने का, लेकिन कुछ एसेट ऐसे हैं कि जिनकी वैल्यू बढ़ती जाती है, तो आपको इसकी एंट्री बताने की विद द हेल्प ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। बड़ा कंसेप्ट याद रहेगा, कंसेप्ट याद रहेगा। आज कितने कंसेप्ट सीखे? 2। आज अभी तक हमने कितने सीखे? 2। पहला कौन सा सीखा? पहला कौन सा सीखा? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट वो कौन बताएगा? चलो शाबाश, वो कौन मेरे को समझाएगा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट? गिव मी थम्स अप। एवरीबॉडी शुड रेज देयर हैंड्स। थम्स अप। मैंने समझा दिया है यार पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट आज ही समझाया यार, थम्स अप तो करो। ओ यार, फिर से समझाना पड़ेगा क्या? महलका फ्रॉम ओपी, महलका बेटा अनम्यूट। यस महलका, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या था बेटा? Or it states that the business will go on for a continuous period of time. That was periodicity. So what was going concern? Mehlaka, what was going concern? मेहलका कंफ्यूज हो गए, गोइंग कंसर्न था कि पीरियोडिसिटी था? बढ़िया बढ़िया। रिया भावसार अनम्यूट। रिया बेटा, रिया पता नहीं कहाँ चले गए। कृष्णा, कृष्णा शादी वाला फ्रॉम ओपी। कृष्णा, कृष्णा। यस सर। यस कृष्णा, समझाएंगे बेटा पीरियोडिसिटी? Sir, periodicity is the life of businesses divided into equal intervals and गवर्नमेंट की कन्वीनियंस के लिए उन्होंने 12 मंथ्स को स्टैंडर्ड एक अकाउंटिंग पीरियड बताया। वेरी गुड। कहना से हमारी जो लाइफ ऑफ द बिजनेस जो एकदम अनलिमिटेड थी, उनको हमने 12-12 महीने के पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि गवर्नमेंट के लिए कन्वीनियंस है कि जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए कन्वीनियंस है, सब चीजें उन्होंने इजी कर दी हैं। बहुत बढ़िया। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। और कृष्णा, ये पीरियोडिसिटी कंसेप्ट में होता क्या है और क्या होता है इसमें बेटा? और क्या होता है ये पीरियोडिसिटी? सर, क्या करते हैं? the concept the period should neither be too short nor too long. Okay. Then can I say the main purpose of periodicity concept is to know कि हमारा बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, वो हर साल हर 12-12 महीने में हमें पता चल रहा है, तो वो हमको पीरियोडिसिटी कंसेप्ट से पता चलेगा, राइट? नेक्स्ट क्या था बेटा? देखो तो नेक्स्ट क्या था, सेकंड वन अभी जो किया, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। वो समझ में आया? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट समझ में आया? कौन थम्स अप करके समझाएगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट। सुजल 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 सुजल। हाँ सर, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब આપણે જે લેન્ડ 1 લાખ પર બાય કરી હતી તેની વેલ્યુ બેલેન્સ શીટમાં 1 લાખ જ બતાવવાની, એવું કે છે हिस्टोरिकल में। कहना से हमने जो असेट या हमने जो लायबिलिटी के ऑब्लिगेशंस लिए हैं, कहना से दैट हैज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट ओनली एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट।
एंड द मेन लिमिटेशन इज कि भाई अगर कोई कॉस्ट की वैल्यू बढ़ रही है तो फिर उसकी एंट्री हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से देंगे, एंड ये हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन ईच एंड एवरी असेट। अगर हमारे असेट्स पर अगर हमको डेप्रिसिएशन देना है तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द बेसिस ऑफ दैट। बेटा द लास्ट वन फॉर टुडे। तुम बेटा 3 कंसेप्ट से ज्यादा कर ही ना पाओ, कभी नहीं, नो नेवर। बेटा ये टेबल बना लो पहले, रेवेन्यू रिकग्निशन का ये टेबल बना लो। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, कम ऑन। रेवेन्यू रिकग्निशन नुआ टेबल बनाए लो, चलो बद्दा फटाफट। बेटा इट इज रिटर्न, द टेबल इज रिटर्न। बेटा टेबल अभी तक लिखा नहीं, कितनी देर यार, चलो जल्दी। कम ऑन बेटा, डू इट फास्ट, do it, come on। बेटा ये कंसेप्ट बोल क्या रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? तुमको टेबल बना रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है? रेवेन्यू रिकग्निशन मतलब अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी इवेंट होगी, ऐसा कौन सा इवेंट होगा जिससे हम कहेंगे कि बिजनेस में रेवेन्यू आया, बिजनेस में इनकम हुआ, ऐसा कौन से इवेंट के हैपनिंग पर हम ऐसा बोल पाएंगे? सो यहां पर ऐसा बोल रहा है कि व्हेन आई विल रिकॉग्नाइज माय रेवेन्यू, मतलब व्हेन कैन आई से कि आई हैव अर्नड मनी इन द बिजनेस। तो ये कंसेप्ट उस पर है, दिस कंसेप्ट इज ऑन दैट कि व्हेन कैन आई से कि आई हैव अर्नड रेवेन्यू इन द बिजनेस। तो पैम्पलेट में बहुत एक वो पैराग्राफ फॉर्म में दिया है, मैंने टेबल फॉर्म में एकदम इजीली बना के दे दिया आपको। देखो जरा, टेबल फॉर्म में मैंने बना के दे दिया है कि कौन कौन से बिजनेस में कब कब हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। अच्छा, पहले रेवेन्यू होता क्या है, रिकॉग्निशन का पॉइंट पता चला कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो विच इवेंट्स या द हैपनिंग ऑफ विच इवेंट्स विल टेल मी कि नाउ आई कैन रिकॉग्नाइज माय रेवेन्यू। ऐसा हम कब बोल पाएंगे?
तो बेटा कब बोल पाएंगे, जरा ध्यान दो बेटा, कब हम बोल पाएंगे? द फर्स्ट, व्हेन आई रिसीव द ऑर्डर्स। तो हर एक टाइप के बिजनेस में कोई भी इसको रिकॉर्ड नहीं करता है कि भाई अपनी इनकम हो गई। जब भी हमें ऑर्डर मिल रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नो बिजनेस एंटिटी रिकॉर्ड्स दिस एज अवर रेवेन्यू, कि भाई हमको इनकम हो गई, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं करता है। वर्क इन प्रोग्रेस, सो इट इज इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस। बेटा वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या, कि मान लो बिल्डिंग अभी हम कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग देखो जब वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होता है तो कहना से वो बुकिंग कर देते हैं कि भाई मेरी ग्राउंड फ्लोर की शॉप है, मेरा फर्स्ट फ्लोर का शॉप है, मेरी थर्ड फ्लोर पे ऑफिस बुक कर दो। तो ऐसे लोग वो बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लोग बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। एंड देन द बुकिंग इंडिकेट्स कि दे आर इंटरेस्टेड इन बाइंग माय प्रॉपर्टी। तो हम कंस्ट्रक्शन में हैं, तो भले हमने प्रोडक्ट को, हमारे बिल्डिंग को पूरा कंप्लीट किया नहीं है, फिर भी हमको जो भी पैसा आना शुरू हो गया है तो वो मेरा हम रेवेन्यू मानेंगे, बिकॉज द पर्सन हु इंटेंड्स टू गिव मी मनी बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ माय बिजनेस, बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, इंडिकेट्स के इनको इंटरेस्ट है हमने हमारे ये प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, इसीलिए वो पैसा दे रहे हैं। तो भले वो बिल्डिंग बनी नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी जो पैसा आ रहा है हम उसको अपनी रेवेन्यू मानना शुरू कर देंगे, बिकॉज हमें पता है कि जो एडवांस अभी पैसा दे रहा है वो पूरा पैसा तो देगा ही देगा, इसीलिए वो बिल्डिंग बाय करने में वो इंटरेस्टेड है। तो भले बिल्डिंग नहीं बनी हो पूरी, लेकिन उसका बुकिंग आ गया तो हम उसको अपनी रेवेन्यू मानना शुरू कर देंगे। तो पहला पॉइंट क्या था? ऑर्डर मिलना। कोई भी बिजनेस ऑर्डर पर अपनी इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, कोई भी बिजनेस, नो, आई विल नॉट रिकॉग्नाइज माय बिजनेस में वो इनकम हुई। दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, काम अभी चल ले रहा है फिर भी अगर पैसे आ रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन में ऐसा होता है, तो बेटा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो, अपनी तुम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लो। देन नेक्स्ट, प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, तो वो कौन सा बिजनेस है? गोल्ड, आर्म्स, एम्युनिशंस। बेटा अगर मैं तुमसे एक फैक्ट शेयर करूं, अगर एक फैक्ट तुमको शेयर करूं, इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करवाता है, इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट होता है, क्योंकि इतनी डिमांड है इंडिया में गोल्ड की। सो मान लो अगर बेटा तुम्हारे घर के पिछवाड़े अगर गोल्ड माइन निकला, तुमने बेटा डिगिंग शुरू किया, घर के तुम्हारे पिछवाड़े गार्डन में तुमने डिगिंग शुरू किया और तुम्हें पता चला कि वहां तो सोने हैं नीचे, तुम्हारे जमीन के नीचे गोल्ड है, तो बेटा ये समझ लेना कि वो गोल्ड डेफिनेटली तुम सेल कर ही पाओगे, क्योंकि इतना ज्यादा डिमांड है उसका। आर्म्स एंड एम्युनिशंस, तुम देखते होगे ना कि इंडिया वालों ने यूएस से कितने सारे अभी वो प्लेन, वो फाइटर प्लेन्स मंगवाए, उसका नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, किसी को नाम याद आ रहा है कि भाई हमने वो जो प्लेन मंगवाए हैं कौन से हैं यार? एक टेक्निकल नाम है उसका यार, किसी को याद है क्या? थम्स अप करके जरा हेल्प करो। हाँ राफेल, यस, यशराज ने मेरे को मैसेज कर दिया यार, ये जबरदस्त इंसान है, कहीं पर भी अटक जाते हैं तो वो बेटा तुरंत मेरे को मैसेज कर देता है, यस राफेल। तो बेटा ये राफेल जो विमान है, जो एयरक्राफ्ट है, जैसे ही बने तुरंत बेटा उसका ऑर्डर इंडिया वालों ने दे दिया। तो कुछ चीजें जैसे ही तुम वो कंप्लीट करते हो उसका प्रोडक्शन, बिकॉज देयर आर सो हाई डिमांड, कि वो तुम्हारा रेवेन्यू होने ही वाला है, तुम ऐसा मान के चलोगे जैसे ही उसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आर यू गेटिंग इट? देन नेक्स्ट तुमने बेटा ये सारे लिख लिए, डिलीवर द गुड्स। बेटा ये हमारा नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है कि मैंने तुमको अगर गुड्स डिलीवर कर दिए, मतलब मैंने तुमको उधार पे भी गुड्स दे दिए, तो कैन आई से आई हैव अ राइट, बेटा आई हैव अ राइट कि मैं तुमसे वो पैसा मांगूंगा। सो व्हेनेवर वी डिलीवर द गुड्स, इट इज इन मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस कि भाई वो अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे कि भाई एक बार मैंने तुमको सामान दे दिया, मतलब हम श्योर हो गए कि अब तो पैसे आने ही वाले हैं, पैसे आपको आने ही वाले हैं when we deliver the goods. And the last, when I receive the money, all professionals, बेटा all professional बोले तो lawyers, doctors, वो अपनी तभी इनकम मानते हैं कि जब वो उनका पेशेंट उनको पैसा देगा, तभी वो अपनी इनकम मानेंगे। Even the professionals like us, the teachers, they will also consider their income only and only when you pay the fees.
बट आई थॉट मैंने तुमको हिंट दे दिया है, यू हैव टू पे द फीस, तभी अपनी इनकम, हम अपनी इनकम को, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। आर यू गेटिंग इट? तो कब कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, उसके पॉइंट, उसके टेबल आपने बना दिए बेटा, उसके टेबल आपने बना दिया। इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ रिक्वेस्ट कि बेटा प्लीज गो थ्रू विद द पैम्पलेट, रीड आउट द थिंग्स, एनी डाउट इन एनी ऑफ द 6 concepts, बेटा वी हैव कंप्लीटेड 6 concepts, तो उसमें कोई डाउट है तो सैटरडे के जूम सेशन में आप मेरे से वो डाउट क्लियर कर लीजिए, ठीक है? ठीक है, अगर डाउट नहीं होगा तो सैटरडे हम इसके बाद के कंसेप्ट स्टार्ट कर देंगे। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट तो सैटरडे आना पछीना कंसेप्ट्स आपणे उपाड़ी लेसु। ओके ओके